लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ये डिग्रेडेशन हो गया। यानी कि ये जो आपकी ज़मीन है जिसमें आप खेती करते हैं, ये अपनी फर्टिलिटी खो देगी, ये किसी काम की नहीं रहेगी। ये सॉइल इरोजन की वजह से हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। सॉइल इरोजन के कई कारण होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, और भी कई चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या है कि अगर सैलिनिटी आपके जो है, सैलिनिटी यानी कि लवणता, अगर आपकी ज़मीन के अंदर हो गई ये हैवी वाटर, अगर किसी ज़मीन में हमेशा पानी भरा रहता है तो वहाँ पर ये समस्या जनरली देखने को मिलती है। जैसे इंदिरा गांधी जो कैनल है राजस्थान के अंदर गंगानगर की तरफ, वहाँ ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, ज़मीन खराब हो जाती है। ज़्यादा ज़मीन में अगर पानी 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 रहेगा तो आपकी ज़मीन में सैलिनिटी बढ़ जाएगी और वो दिक्कत क्रिएट कर देगी। इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो ये समस्याएं हैं एक तरीके से एनवायरनमेंट के लिए, थ्रेट्स हैं, तो इनको आपको देखना चाहिए और इनसे बचना चाहिए या बचाना चाहिए एनवायरनमेंट को। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, तो ये भी आप इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखेंगे। अब ये प्रॉब्लम्स हो गई, एनवायरनमेंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सरकार ने भी इसके लिए एक्ट वगैरह बनाए हैं और बोर्ड वगैरह भी बनाए हैं, जैसे CPCB बनाया है 1974 में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब हम बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद में इंडिया के अंदर जो एनवायरनमेंट है, तो उसको समझने के लिए ये इंडिया का कुछ एक तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हम एक फेनोमेना पढ़ते हैं इंडिया के बारे में। तो चलिए कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे ये है आपका इंडिया, ठीक है, हम सेकंड लार्जेस्ट है किस मामले में, पॉपुलेशन, जस्ट नेक्स्ट टू द चाइना, ध्यान रखेंगे आप। तो हमारा लगभग 17.5% पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, विश्व की 17.5% जनसंख्या रखता है हमारा देश। और हमारा जो एरिया है फिजिकल, इंडिया के पास जो एरिया है, हमारा जो ज़मीन है हमारे पास वर्ल्ड की, वो 2.5% है। अब आप बताइए 2.5% ज़मीन है, अगर 2.5% ही पॉपुलेशन हमारे पास होता वर्ल्ड का, तो आप सोचिए कि हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए कितने ज़्यादा होते। अब हम कहते हैं रिसोर्सेज इंडिया के लिए जो है कम है, पॉपुलेशन की ज़्यादा की वजह से ही तो दिक्कत आ रही है। तो आप सोचिए 2.5% एरिया हमारे पास है और पॉपुलेशन कितना है, 17.5%। जो रिसेंटली आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि 21.9% लोग जो है वो BPL है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। ये देख लीजिए आप, 33% जो आपका एरिया है उसका फॉरेस्ट होना ज़रूरी है, यानी उस पर जंगल होना ज़रूरी है। क्या है हमारे इंडिया के अंदर, नहीं है, नहीं है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और इन बातों पे आपको ऐसे विचार करना है। जब भी आप घर में स्टडी कर रहे हैं, आप बुक को रीड करें अच्छे तरीके से, बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाएं, अपने प्रिपेयर करें अपने आप को, बात करें उस टॉपिक के बारे में, बोलें उसके बारे में कि आखिरकार अगर क्वेश्चन ऐसे पुटअप होगा तो मेरे को लिखना क्या है एग्जाम के अंदर, समझें, कॉन्सेप्ट समझें, रटे नहीं किसी चीज़ को। तो ये ऐसा एक फेनोमेनन आपके सामने मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ये जो फेनोमेना है इसके अकॉर्डिंग आप आपको देखिए कि भाई एनवायरनमेंट इसमें कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे आपको ये। तो यहाँ पर ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में आप ये पॉपुलेशन को ज़रूर देखते हैं भाई, क्योंकि ये भूखी तो रहेगी नहीं, इसके लिए खाने को कुछ ना कुछ चाहिए। और आपको पता है कि एनवायरनमेंट हमको रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है, और एनवायरनमेंट क्योंकि 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास एरिया 2.5% ही है वर्ल्ड का। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स यहीं से क्रिएट होती है जनसंख्या की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में इसके ऊपर जो है वापस फोकस किया जा रहा है, और एक हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी देखने को मिल जाए। उम्मीद करते हैं ये जल्दी आएगी और काफ़ी मेरिट्स के साथ में इस बार ये आएगी, ठीक है ना। आगे हम आपको इसमें बताएंगे कि आप एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर एनवायरनमेंट का सेव करने के लिए ही हम बात कर रहे हैं। तो कैसे हम सेव करें, आप स्टूडेंट हैं क्लास 12 के, बताओ आप कैसे करोगे। आपको क्या करना है बच्चों, सेव करने के लिए कुछ कुछ बेसिक सी बातें याद रखनी है। जैसे सबसे पहले आपको अवेयरनेस, जागरूकता रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। आप स्टूडेंट हैं, आपके घर वालों को कर सकते हैं, सोसाइटी को कर सकते हैं 100%।
आपको जो रिसोर्स है, जो रिसोर्सेज हैं, इनका रेशनल यूज करना है। यानी आप जागरूकता के साथ उपयोग करेंगे इनका, जरूरत है उतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, डिग्रेडेशन से बचाएंगे इनको, है ना। नंबर 3 पर क्या करेंगे आप, आपका जो एक तरीके से ज़्यादा आपको क्या करना है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे आप, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, लाइक दैट एलपीजी, सीएनजी, ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करोगे आप, जिससे कि आपका एनवायरनमेंट ख़राब नहीं हो। नंबर 4 पर आप क्या ले सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जैसे बहुत सारे रीज़न ऐसे हो सकते हैं। मैंने बार बार पॉपुलेशन का आपको याद दिलाता रहता हूँ, बच्चे कहेंगे सर बार बार पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन जो है बेटा इसको कंट्रोल करो, इसके लिए सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, आधी सी समस्या हमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, आप कैंपेन चला सकते हैं सोशल अवेयरनेस का, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके जो होम एक्टिविटीज़ हैं, फायरवुड वगैरह की हैं, उनको कन्वर्ट करिए आप, वहाँ पर दूसरे फ्यूल्स यूज़ करिए, आप एलपीजी यूज़ करें, ये वो। तो कई सारे ऐसे आप रीजन्स ले सकते हैं जिससे कि आप एनवायरनमेंट को, जैसे फॉरेस्टेशन, ठीक है, आपको वनीकरण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए आपको, वो भी आपको इसको बचाने में जो है हेल्प करेगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स जो है आप यहाँ पर बता सकते हैं। सोशल अवेयरनेस का मैंने आपको पहले इसमें बता ही दिया था, तो वो चीज़ भी आई थिंक कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गई होगी, और क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। आप भी कोई ग्रुप एक्टिविटी करके कोई मैसेज जो है सोसाइटी को दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। और जैसे क्या क्या कर सकते हैं आप, मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, लास्ट जोड़ूंगा बस, और ये है आपका मैनेजमेंट। अब आप सोचोगे सर मैनेजमेंट से कैसे एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेंगे, आप मैनेज करिए ना, आपके वाटर को मैनेज करिए, आपकी एयर को मैनेज करिए, आपकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप मैनेज कर लोगे, इन चीज़ों को ख़राब नहीं होने दोगे, तो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं सेव कर पाओगे। तो आई थिंक कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो था ये यहीं पर हो गया है आपका ख़त्म। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसको इसलिए मैं टॉपिक भी चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी चैप्टर का टॉपिक है, बट इसके बारे में बात करना जरूरी है। बहुत कम टाइम में मैं इसको आपको बताऊँगा, आप उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये आज के ज़माने का इमर्जिंग टॉपिक मैं इसको कहूँगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Everybody wants development, every country wants development, every country wants to become a developed country in a self respect। मैं सही कह रहा हूँ, हर कोई चाहता है विकसित होना भाई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्दी कैसे समझें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपको क्या करना है, मैनेज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैनेज करना है विद द इको फ्रेंडली टेक्निक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, कैसे करना है कि वो ऐसी तकनीक यूज़ करो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो सेफ रहे। और आगे क्या करना है, एंड नो लॉस रिगार्डिंग फ्यूचर जनरेशन। आगामी जो आपके बाद जो लोग आने वाले हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उसके लिए रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो अगर इस तरीके का आपका डेवलपमेंट है और उसके बाद आपका जो आउटपुट है ये इंक्रीज़ होता है, तब आप कह सकते हैं कि सर हमने जो ये एक तरीके से किया है डेवलपमेंट, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कि हमने कहीं पर भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं किया है।
या नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया है, शोषण नहीं किया है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें दो चीज़ें, सतत विकास बोला जाता है इसको। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि नेचुरल जो आपका एनवायरनमेंट है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म नहीं करना है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिक इसमें आपका बेशक करेंगे, लेकिन इको फ्रेंडली होनी चाहिए, टेक्निक अच्छी इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को भी आपको श्योर करना है, इंश्योर करना है कि बची रहे, ख़त्म ना हो आपके रिसोर्सेज। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं, तो जो आपके फॉसिल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल के अंदर आएंगे, दोबारा नहीं बनेंगे, तो उनका आपको बेसिकली एक तरीके से उनको कंजर्व करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको डेवलपमेंट के अंदर कंजर्व करना होता है, किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को। तब जाके आप कहेंगे सर हमारा जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको करना क्या क्या है, टेक्निक कौन कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज पूछ ली जाती हैं कई बार कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं बेटा जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से काम आती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें। ये लास्ट है एक तरीके से मैं ये कहूँगा इसका चैप्टर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको क्या क्या करना है, स्ट्रेटजीज आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी के अंदर आएगा रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये मैंने आपको पहले ही कहा है, जो आपके प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग आप बहुत सही तरीके से करेंगे। और दूसरा जो है ये इसमें कि जो आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए जो अवेलेबिलिटी है इसको इंश्योर कर लेंगे आप। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर जो आपका जनरेशन है इसके लिए जो रिसोर्स है इसकी अवेलेबिलिटी, इसको इंश्योर करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत तरीके हैं। आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है आपके नेचुरल रिसोर्सेज को, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें आप जब कर पाओगे और आपका जो पर कैपिटा इनकम वगैरह है तो उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करनी है। क्या करना है, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें जो आपकी इनपुट एफिशिएंट हो, जिससे कम आप संसाधन लगा रहे हैं और वहाँ से कम संसाधनों से ज़्यादा निकल करके आ रहा है। तो आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, जो पॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा ना करे, ठीक है। पॉल्यूशन को आपको रोकना ही है। एक्चुअली ये वायर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपको एक तरीके कोई भी जो वर्क कर रहा है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए पहला, अगर आप इसको कहीं ना कहीं बचाने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप एक चीज़ बहुत अच्छी कर सकते हैं इसमें कि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके सिलेबस में से ये हटा दिया गया है टॉपिक इस बार, बट यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, किसी का यूज़ नहीं होता है इसमें। ये एक तरीके से आपके जो एनिमल वेस्टेज या एनिमल जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी तरफ से जो खाद बनता है उसकी हेल्प से लेकर के पूरी तरीके से इसके अंदर प्योरिटी होती है, केमिकल्स वगैरह का कोई मिक्सअप नहीं होता इस तरीके की फार्मिंग में। ऑर्गेनिक में ये काफ़ी हेल्दी होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, और फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है लैंड की, लैंड डिग्रेडेशन को भी इससे रोका जा सकता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि आप शिफ्ट करें और आप इधर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले जाएँ, ठीक है। वेस्ट जो है उसको मैनेज करेंगे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। दूसरा आपको क्या है कि आपको ज़्यादातर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि सनलाइट है, सनलाइट से आप सोलर एनर्जी बनाइए। आपको एयर एनर्जी है तो एयर से आपको जो हवा से है, पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं उनका यूज़ करिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनका यूज़ करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो जो आपके स्टार्टिंग के हैं जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, परंपरागत पेट्रोलियम, कोल, उनका आप यूज़ जो है वो कम से कम करें यहाँ पर। मेरा आपको यही सजेशन है अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो। आगे इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे केमिकल का यूज़ आपको कम से कम करना है अगर आप चाहते हैं कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं। एक इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी।
आपने देखा होगा चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, ये कि खेत, राजस्थान के लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पेड़ बचाने के लिए कई आंदोलन हुए हैं जिसमें लोगों पेड़ों से चिपक गए थे लोग, जैसे चिपको आंदोलन था, एपिको आंदोलन था। ये दोनों ये मूवमेंट जो थे ये इसी के रिगार्डिंग थे कि भाई पर्यावरण को बचाने के लिए थे, पेड़ बचाओ, पेड़ों को मत काटो। उनका मैसेज सीधा यही था, नॉट कट द ट्रीज बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको ध्यान में आपको रखना है। और एक सबसे लास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे आज के ज़माने का मुझे अच्छा टॉपिक लगता है तो वो ये है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं इधर, लास्ट है बस, यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और ख़त्म करूँगा मैं इस टॉपिक को अब इसी के साथ, यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये करें आप, इससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बचा सकते हैं या कर सकते हैं इसको। अब मैं आपको लास्ट में कुछ बातें यहाँ पे बताऊँगा, आप लोग ध्यान से सुने। ये जो यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेट्रो मैं आपको कहूँ, मेट्रो के अंदर आप जाएँ, सफ़र करें, अगर आप सिटी में जॉब कर रहे हैं तो ना कि आप अपना पर्सनल व्हीकल लें, क्योंकि पर्सनल व्हीकल अगर एक व्यक्ति लेकर के निकलेगा, जहाँ पर एक बस के अंदर मान लीजिए 100 लोग सवार हो सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो देखिए आप एक ही बस से आपको पॉल्यूशन होगा। आप 100 व्यक्ति अलग अलग व्हीकल, अलग अलग 4 व्हीलर लेके निकलेंगे तो देखिए कितना सारा कार्बन जो है ये यहाँ पर बाहर आएगा और वो आपके एयर क्वालिटी को ख़राब कर देगा, आपका पॉल्यूशन जो है वो उसको बढ़ाएगा और पॉल्यूशन की वजह से आपका जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाएगा और आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाने से रुक जाएंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे आपकी तरफ से भी बहुत सारे इसमें सजेशंस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी इसमें आपका कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि जोड़ा जा सकता है जिसकी वजह से हम इस पाथ पर चल सकते हैं, तो आपका वेलकम है। आप अपनी बुक को और अच्छे तरीके से पढ़ें और जो बेसिक था इस चैप्टर का वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारी फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर जो है नोट डाउन कर लें चीज़ों को, और नोट करने के बाद में एक बार अपना चैप्टर थॉरोली रीड जरूर कर लें। उससे क्या है कि क्लियरिटी हो जाती है चीज़ों में, कहीं अगर मान लो कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा, और कोई भी बात अगर एक्स्ट्रा निकलती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर हमेशा मैं तैयार रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास और होप सो वी विल मीट टुमारो। कल की क्लास में फिर से मुलाकात होगी। क्लास 12th इकोनॉमिक्स, हो सकता है ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है इंडियन इकोनॉमिक्स का। इसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्टिंग चैप्टर से आपके लिए लेकर के आएंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, नमस्ते।